हाय एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम क्लास 8th सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी तक तो चैनल पर जाएं और वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उससे आप लोग पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट कैन मेक व्हाट इज टुडे अ रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल टुमारो। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिससे एक रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल बन जाए, और हमें कुछ ऐसे एक्शंस बताने होंगे जो ये चीज़ होने से रोके। मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल में ना चेंज हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो बताना है, ठीक है। और उससे पहले हमें ये बताना होगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब रीजंस क्या हैं जिससे जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल बन जाता है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। एक रिन्यूएबल रिसोर्स कब बनता है नॉन रिन्यूएबल? जब इसका कंजम्पशन रेट एक्सीड कर जाए इसके नेचुरल रीजनरेशन रेट से। मतलब नेचुरल रीजनरेशन रेट जो है वो कम है और कंजम्पशन रेट ज़्यादा है। जैसे कि ओवर फिशिंग कर ली जाती है, इतनी ज़्यादा मछली जो हैं वो पैदा नहीं हो रही हैं लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो निकाल ली जा रही हैं। डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ काटना, है ना। और एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, जो ग्राउंड वाटर है उसको इतनी तेज़ी से निकाल लेना जितनी तेज़ी से वो दोबारा से भर नहीं पा रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है ये बारिश वगैरह से भरता है दोबारा, है ना। रिस रिस के पानी जो है वो ज़मीन में जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, लेकिन रिचार्ज का जो रेट है वो कम है लेकिन निकालने का रेट ज़्यादा है, तो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पानी था, जो ग्राउंड वाटर था, वो था तो रिन्यूएबल, लेकिन हमने क्या किया, उसका कंजम्पशन रेट इतना बढ़ा दिया कि उसकी नेचुरल रीजनरेशन रेट जो है वो कम रह गया, तो उससे वो अब नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा, ठीक है। तो हमने पहली बात तो बता दी। तो मतलब अगर हम कोई बात कहेंगे तो हमें उसका एग्जाम्पल ज़रूर देना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? व्हेन वाटर इज टेकन फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्व्स फास्टर देन इट कैन बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली रिप्लेनिश नहीं हो पाता है उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से उसको निकाला जा रहा है, तो जो रिसोर्स है, जो हमारा वाटर है, जो रिसोर्स, वो हो जाएगा डिप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो इसके बाद पूछा था कि हमें कुछ ऐसे एक्शंस डिस्क्राइब करने हैं जो रिन्यूएबल को नॉन रिन्यूएबल में बदलने से रोके, ठीक है। तो क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस हैं इसके, वो अब हम देख लेते हैं। प्रिवेंशन मेजर्स, तो पहली बात कि यूज रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस एंड प्लान्ड मैनर। हमें रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है, हमें इनको जो है वो वेस्ट नहीं करना है, प्लानिंग के साथ हमें यूज करना है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना यूज कर लिया। इसी तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल फॉलो करना है, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ कर लिया, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हमने जो रिसोर्स है उसको बचा कर रख दिया, राइट। तीसरी बात, एनकरेज अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। अब देखो, अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी लैंड जो बिल्कुल बंजर हो, जहाँ पर कभी भी पेड़ पौधे ना हो, तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगा देना, वो तो हो गया अफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर पहले पेड़ पौधे रहे थे, जहाँ पर पहले फॉरेस्ट था, लेकिन वो काट दिए गए, ठीक है। अब ये ज़मीन खाली हो गई, तो वहाँ पर दोबारा से जो है वो पेड़ लगाना, वो होता है रिफॉरेस्टेशन, है ना। री मतलब क्या है कि वहाँ पर पहले से पेड़ थे, अब वहाँ पर हम दोबारा लगा रहे, तो वो रिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन यानी कि किसी ऐसी लैंड पर जहाँ पर कभी पेड़ नहीं थे वहाँ पर नए पेड़ लगाना। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है रिड्यूस वेस्टेज एंड अवॉइड ओवर कंजम्पशन। सेम बात कि जो ओवर कंजम्पशन है हमें उसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा मतलब जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ कर लो, है ना। फालतू का यूज़ करने से क्या ही है, रिसोर्स डिप्लीट ही होगा। वेस्टेज हमें कम करनी होगी, जैसे पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है, इसको हमें रोकना होगा, राइट। पांचवा पॉइंट है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी, क्योंकि अगर लोग ही जागरूक नहीं होंगे तो सब लोग वेस्ट करने लगेंगे ना। मैं जागरूक हो जाऊं, आप लोगों को जागरूक करूं, आप लोग दूसरे लोगों को जागरूक करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, इससे अवेयरनेस फैलेगी और लोग जो है वो रिसोर्सेज को बचाएंगे, है ना। फिर जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है, जो बारिश का पानी होता है उसे बचा कर रख लिया जाता है। जैसे जब बारिश होती है तो जैसे मान लो ये घर है, इसकी छत है,
ठीक है। तो छत से कनेक्ट होता हुआ एक पाइप लगा दिया जाता है और उस पाइप को जो है वो एक टैंक से कनेक्ट कर दिया जाता है और उस टैंक से ग्राउंड वाटर में जो है वो पानी चला जाता है। तो जब बारिश होती है तो इस पाइप के थ्रू इस टैंक में पानी आ जाता है और इस टैंक के थ्रू ग्राउंड वाटर में चला जाता है धीरे धीरे रिस कर, जिससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है। फिर जो है हम ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव में जैसे कि सोलर एनर्जी है इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसे आज के टाइम पर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हो रहा है। फॉसिल फ्यूल में जैसे कि कोयला आता है, पेट्रोल आता है। ठीक है। इन सब चीज़ों का, इनके यूज़ की बजाय हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए। लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट जो इसका पूरा सार निकल के आया वो क्या है कि हम इन मेजर्स को अडॉप्ट करके क्या चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल होंगे। जो हमने इन प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की ना, इन मेजर्स के चलते जो है जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, वो आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। तो देखो हमने एक आंसर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, हमने सबसे पहले एक इंट्रो टाइप का देखा है ना। हमने ये बताया कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल कैसे बनता है। ये सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने मेन बॉडी लिखी, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो क्या हैं, और ये सारे जो है मेजर्स दिए। फिर हमने एक कंक्लूजन दिया छोटा सा। ठीक है। तो इंट्रो पहली बात ध्यान में रखनी है, फिर ध्यान में रखना है हमें मेन बॉडी लिखनी है। लेकिन हाँ एक बात ये है कि हमें ये हेडिंग्स नहीं डालनी है। जैसे मैंने आंसर में कहीं पर नहीं लिखा है कि ये इंट्रोडक्शन है, ये मेन बॉडी है, ये कंक्लूजन है, ऐसा हमने नहीं लिखा है ना। ऐसे ही आप लोगों को भी नहीं लिखना है। लेकिन ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, देन मेन बॉडी, देन कंक्लूजन। ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन वगैरह दे सकते हो किसी चीज़ की जो क्वेश्चन में पूछी गई है। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स पूछा गया है, उसके बारे में कुछ पूछा गया है तो उसकी डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं। मेन बॉडी में जो क्वेश्चन में मेन पूछा गया है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल कैसे बन जाता है, वो हम लिख सकते हैं। कंक्लूजन में जैसे ये हमने लिखा एक लास्ट पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, नेम 5 इकोसिस्टम फंक्शंस दैट सर्व ह्यूमंस। अब यहाँ पर इकोसिस्टम फंक्शंस की बात की गई है। तो देखो सबसे पहले याद करो हमें क्या करना है, हमें इंट्रो लिखना है। तो उसमें हम इकोसिस्टम फंक्शन की डेफिनेशन डाल सकते हैं ना, क्योंकि ये हमारे पास की पॉइंट है। तो इकोसिस्टम फंक्शंस क्या होते हैं, ये वो नेचुरल प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ होते हैं जो एक इकोसिस्टम में होते हैं, विच हेल्प टू मेंटेन लाइफ, और ये लाइफ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और हम ह्यूमंस को और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं इकोसिस्टम के फंक्शन। ये हमने डेफिनेशन दे दी। अब इकोसिस्टम के फंक्शन क्या क्या हैं, 5 मेजर फंक्शन ये हैं कि पहला जो है वो क्लीन एयर का प्रोविजन है। सबसे पहला जो इकोसिस्टम फंक्शन है वो है हमें क्लीन एयर जो हमारा इकोसिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। तो जैसे जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो ये इकोसिस्टम का फंक्शन है क्योंकि प्लांट इकोसिस्टम के पार्ट हैं, है ना। दूसरा फंक्शन हो जाएगा वाटर प्योरिफिकेशन, पानी को शुद्ध करने का काम। इकोसिस्टम जो है वो नेचुरली फिल्टर करते हैं और क्लीन करते हैं पानी को। कैसे, सॉइल के थ्रू और वेजिटेशन के थ्रू। देखो ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है, जैसे ये मान लो एक पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं और यहाँ पर ये जो है वो सॉइल है, ठीक है। तो जब बारिश होगी या यहाँ पर जब पानी इकट्ठा होगा तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो तो एक तो यहाँ पर पानी को रिटेन करके रखेंगी, धीरे धीरे जो है वो सॉइल में से ग्राउंड वाटर में पानी रिस रिस कर जाएगा। तो रिस रिस कर जब जाएगा ना तो सॉइल जो है वो पानी की गंदगी को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और शुद्ध पानी हमारे ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा और हमें क्लीन वाटर मिलता है। तो वाटर प्योरिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाता है, ठीक है। अगला फंक्शन क्या है, अगला है सॉइल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें सॉइल जो है वो बनती है और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है। तो कैसे सॉइल बनती है, सॉइल बनती है चट्टानों से। बड़ी बड़ी जो रॉक्स होती हैं ना, ये धीरे धीरे जो है वो टूटती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, बारीक बारीक पार्टिकल्स में, और सॉइल बनती है। लेकिन सिर्फ इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो है वो सॉइल नहीं बनती। इस सॉइल में जो है वो न्यूट्रिएंट्स होना भी उतना ही ज़रूरी होता है, तभी ये उपजाऊ बनेगी।
जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, है ना। तो जो हमारा इकोसिस्टम है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करके रखता है और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से एग्रीकल्चर हो पाता है, राइट। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे मेंटेन होते हैं? मान लो एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ में नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये मरेगा तो इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो सॉइल में वापस से मिल जाएंगे, ठीक है, और फिर इसी सॉइल से एक नया पेड़ फिर से खड़ा हो जाएगा। वैसे ही जब ये मरेगा तो फिर से सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती रहती है। चौथा फंक्शन है हमारे पास क्लाइमेट रेगुलेशन। जो हमारा क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट और ओशन जो होते हैं वो टेम्परेचर को, रेनफॉल को और क्लाइमेट पैटर्न्स को रेगुलेट करते हैं। फॉरेस्ट और ओशन कैसे करते हैं? टेम्परेचर को तो फॉरेस्ट अगर जहाँ पर होंगे बहुत ज़्यादा तो वहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहता है ना। ऐसे ही जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पर ओशंस होते हैं, जैसे ये जो है वो हमारी इंडिया की सदर्न कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ओशन है, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी जगह है ना, यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये ओशन का इफेक्ट होता है लैंड पर, ठीक है। तो इससे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, फॉरेस्ट से भी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी होती है ना। रेनफॉल कैसे मेंटेन होती है? जो ओशंस हैं तो यहाँ से ओशन से क्या होता है, जो इवेपोरेशन है वो होता है ना, भाप बन के उड़ती है जिससे बादल बनते हैं और बादल फिर बरसते हैं, राइट। ऐसे ही क्लाइमेट पैटर्न्स भी कंट्रोल होते हैं। कहीं पर बारिश होती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, वो भी डिपेंड करता है हमारे इकोसिस्टम पर, ओशंस पर, फॉरेस्ट पर। मतलब वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो एरिया है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लास्ट जो फंक्शन है वो है प्रोविजन ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स। अब जो हमारा इकोसिस्टम है वो हमें फूड भी प्रोवाइड करता है और रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है। तो जिसमें फूड है, फ्यूल है, टिम्बर है, टिम्बर यानी कि लकड़ी जो मिलती है हमें फॉरेस्ट वगैरह से, और मेडिसिन्स मिलती हैं, और भी कई सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे जंगलों से कुछ कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, हनी वगैरह जो है वो कलेक्ट करके ले आती हैं, राइट, उसको वो मार्केट में बेचती हैं तो उससे पैसे कमाती हैं। तो ये तो क्वेश्चन में 5 पूछे गए थे, इसीलिए हमने यहाँ पर 5 इकोसिस्टम फंक्शन बताए। ऐसे ही इकोसिस्टम के कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, राइट। तो अब हमने क्या कंप्लीट किया? मेन बॉडी कंप्लीट कर ली, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना हमने कहीं पर ये हेडिंग नहीं लिखी है कि हम मेन बॉडी की बात कर रहे हैं, ओके। लास्ट में एक लास्ट बात, कंक्लूजन। सो दस इकोसिस्टम फंक्शंस आर एसेंशियल एज दे सपोर्ट लाइफ एंड इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इकोसिस्टम फंक्शंस ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह, फूड वगैरह जो मिल रहा है, क्लाइमेट जो रेगुलेट हो रहा है, बारिश हो रही है, ये सब इकोसिस्टम ही तो हमें दे रहा है ना। तो लाइफ सपोर्ट हो रही है और इन्वायरमेंट की भी स्मूथ फंक्शनिंग चल रही है, आराम से फंक्शनिंग चल रही है, राइट। तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। वैसे एक बार ना इसको दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि दिमाग में बना रहे। तो 5 इकोसिस्टम फंक्शन की बात करी गई थी, जिसमें हमने सबसे पहले इकोसिस्टम फंक्शन की डेफिनेशन दी, उसके बाद में हमने 5 इकोसिस्टम फंक्शन की बात की। क्लीन एयर का प्रोविजन, वाटर प्योरिफिकेशन, सॉइल फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन और फूड और रॉ मटेरियल का प्रोविजन, और उसके बाद में हमने कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सीधा सीधा पूछा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, मतलब अब हमें जो है इसकी डेफिनेशन बतानी होगी। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बताना होगा। व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आर यूज एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हम लोगों के लिए यूज़ में रहें और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है वो यूज़ में रहें, और हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के 2 एग्जांपल्स भी देने होंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो अगेन इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन दिमाग में रखना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्टली वही पूछा गया है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड मतलब कि ये दोबारा से भर सकते हैं, ये जल्दी जल्दी खत्म नहीं होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये रिप्लेनिश होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है? सनलाइट है, विंड है, वाटर है, ये सब रिन्यूएबल्स हैं,
ठीक है। नॉन रिन्यूएबल क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लाखों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं टू फॉर्म एंड कैन नॉट बी रिन्यूड क्विकली, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्योंकि ये लाखों सालों में बने थे ना, और हम ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर अंदर ये नहीं बन सकते दोबारा, इन्हें बहुत लंबा समय चाहिए फिर से बनने के लिए, इसीलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब दूसरी चीज पूछी थी डिफरेंस रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में, तो वो डिफरेंस हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब एक बात और कि डिफरेंस जब तुम लोग लिखो ना, तो वो जो है वो एक टेबल बना के लिखना, जिससे ना डिफरेंस एकदम क्लियर रहता है। अब यहाँ पर आप टेबल देख पा रहे होगे, जिसमें एक तरफ है रिन्यूएबल और दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिससे हमें एक क्लैरिटी, मतलब आंखों को एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये जो डिफरेंस है ये सेम डिफरेंस की बात हो रही है ना, कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से एक पॉइंट में अलग हैं, राइट। तो जैसे रिन्यूएबल जो रिसोर्स है वो रिप्लेनिश हो जाते हैं नेचुरली एट अ फास्टर रेट, ये बात कही जा रही है। नॉन रिन्यूएबल जो हैं ये एक्सट्रीमली स्लो रेट से बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल यूज़ को सपोर्ट करते हैं, मतलब ये लंबे समय तक जो है वो सस्टेनेबली यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे हम सनलाइट का यूज़ लंबे समय तक कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, वाटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे ठीक से काम में लेकर आएँ तब, है ना। अगर हम वाटर को पोल्यूट कर देंगे, बहुत ज़्यादा नदियों को पोल्यूट कर देंगे, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा फिर, राइट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लेड टू डिप्लीशन इफ ओवर यूज, अगर ओवर यूज इनको कर लिया तो खत्म हो जाएंगे ये। तीसरा पॉइंट है, जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ये कंटिन्यूसली अवेलेबल होते हैं इफ यूज्ड केयरफुली, और नॉन रिन्यूएबल अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, है ना। इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, एक टाइम बाद में ख़त्म हो जाएगी, चाहे तुम इनको कितना भी केयरफुली यूज़ कर लेना, ख़त्म ही हो जाएंगे ये। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड ईजीली, आसानी से जो है वो ख़त्म नहीं होती हैं ये, और ये यूज़ के बाद में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। जैसे हमने कोयला निकाला, कोयले की माइनिंग की और इसको जो है वो यूज़ कर लिया, तो अब इसमें कुछ नहीं रह जाएगा ना, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। लेकिन यहीं पर जब हम बात करें सनलाइट की, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो एक दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी फिर दोबारा से जो है वो सूरज निकलेगा, फिर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो ये आसानी से एग्जॉस्ट नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशंस, जो रिन्यूएबल्स हैं वो नेचुरल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि सनलाइट और विंड, ये साफ बात है एकदम। नॉन रिन्यूएबल जो हैं वो कभी भी यूज़ किए जा सकते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद, मतलब जो माइनिंग वगैरह की जाती है, कोयला पेट्रोलियम जब निकाल लिया जाता है उसके बाद में हम इनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे मौसम ख़राब हो, कैसा भी मौसम हो। तो एक फ़ायदा तो हमें इसका ये देखने को मिलता है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है नॉन रिन्यूएबल्स के। अगली बात ये कही जा रही है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर इफ़ कंजर्व्ड, अगर इनको बचा कर रखा जाए, अच्छे से इनका यूज़ किया जाए, जैसे कि पानी को अगर हम पॉल्यूट ना करें, तो फ्यूचर के लिए अवेलेबल रहेंगे, ये 100% अवेलेबल रहेंगे, राइट। लेकिन वही बात हम करें नॉन रिन्यूएबल्स की, तो एक बार जब ये ख़त्म हो गए, फिनिश हो गए, तब ये बिल्कुल भी दोबारा से नहीं मिलने वाले, नहीं बनने वाले। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, लो पोल्यूशन करते हैं। लो पोल्यूशन देखो यहाँ पर इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि रिन्यूएबल में कैसे पोल्यूशन होता है, मान लो सोलर एनर्जी हमें बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें सोलर पैनल्स लगेंगे, है ना, जो ब्लू कलर के होते हैं। तो सोलर पैनल जो हैं वो कहीं पर बनेंगे, इंडस्ट्रीज़ में बनेंगे, तो ये इंडस्ट्रीज़ पोल्यूशन करेंगी इनको बनाने में, सोलर पैनल्स को बनाने में, क्योंकि सोलर पैनल्स में कुछ मटेरियल्स लगते हैं, कुछ मिनरल्स वगैरह लगते हैं जिनकी माइनिंग करनी पड़ती है, और माइनिंग में तो वैसे ही पॉल्यूशन होता है क्योंकि हम खुदाई कर रहे हैं, कहीं पर जाकर किसी पहाड़ को काट रहे हैं, तो उसमें पॉल्यूशन होगा। तो मतलब थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होता है रिन्यूएबल्स में भी। और वहीं हम बात करें नॉन रिन्यूएबल्स की, तो यहाँ पर हाई पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है यहाँ पर, और इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। जैसे कोयले को माइन कर रहे हैं तो पॉल्यूशन हो रहा है, कोयले से बिजली बना रहे हैं तो भी पॉल्यूशन हो रहा है, उससे जो कार्बन है वो रिलीज़ हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, और क्या हो रहा है, जिससे हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसे हम महसूस भी कर सकते हैं आज के टाइम पीरियड पर। तो ये सारी बातें हो गई, और ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस।
अब दोबारा से हम क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं और क्या पूछा है वहाँ पर। सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वंस, हो गया है ये बात। और व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आर यूज एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये वाली बात और करनी है कि लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो वेस्ट टू कंजर्व रिसोर्सेज, मतलब हमने छोटी सी हेडिंग दे दी, ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में लंबा चौड़ा लिखा है वो हम लिखेंगे, हमें अपने आंसर को टू द पॉइंट बनाना है और मेन मेन बातें लिखनी है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। ठीक है, तो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं। पहली बात, यूज रिसोर्सेज जुडिशियसली एंड अवॉइड वेस्टेज, रिसोर्सेज को हमें जुडिशियसली यानी कि वाइजली यूज करना है, वेस्टेज अवॉइड करनी है। दूसरी बात, प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल को हमें रीयूज करना है, मतलब एक बार अगर हमने किसी चीज़ को यूज़ कर लिया तो हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तीसरी बात, हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। चौथी बात, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट करनी है, राइट, मतलब ऐसी प्रैक्टिस जो हम किसी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने लिए तो यूज़ कर सकें, प्रेजेंट नीड्स फुलफिल हों और उन्हें हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा कर रखें। ठीक है, इसके अलावा हमें कंजर्वेशन के बारे में जो है लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी। ठीक है, तो मतलब आपको लग रहा होगा कि कुछ पॉइंट्स जो है वो रिपीटेड हैं, तो इसमें ना यही होता है कि मतलब कुछ पॉइंट्स को जो है वो दिमाग में बिठा लो और हम उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बस रिपीट नहीं करना है हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जैसे हैं इसीलिए यहाँ पर पॉइंट्स रिपीटेड दिख रहे होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम है उसमें तो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो वहाँ पर हम इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, तो फिर अब आगे हम देखें, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन में रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स पूछे गए थे, तो हमें 2 ही देने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक और इसीलिए लगा दिया ताकि एक और का जो है वो आइडिया रहे आपको, तो आप जो लिखना चाहो वो लिख दो। तो पहला एग्जांपल है सोलर एनर्जी का, दूसरा विंड एनर्जी और तीसरा वाटर जो कि हाइड्रो पावर होती है। हाइड्रो पावर कैसे, मान लो ये एक नदी जा रही है, इस नदी पर बीच में डैम बना दिया और पीछे जो है वो पानी को रोक दिया, इस डैम में यहाँ पर एक जो है वो टरबाइन बनी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो पानी है वो टरबाइन के थ्रू जाता है और यहाँ से जो पानी है वो टरबाइन को घुमाता हुआ जो है वो निकल जाता है, टरबाइन जो है वो घूमती है और घूमने के बाद ये जो टरबाइन है वो जनरेटर से कनेक्टेड होती है और जनरेटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर। ओके, तो जो क्वेश्चन है उसकी मेन बॉडी भी हो चुकी है, लास्ट में कंक्लूजन देना है कि केयरफुल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आर एसेंशियल टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें केयरफुल यूज करना है, उनका हमें कंजर्वेशन करना है, इससे उनकी फ्यूचर जनरेशंस तक अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो आ जाओ दोबारा से शुरू से एक बार देख लें इसको। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में पूछा गया रिन्यूएबल रिसोर्स, वो बता दिया। ठीक है, ये डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से, ये हमने यहाँ पर बता दिया। और क्या पूछा गया था, व्हाट कैन पीपल डू टू इंश्योर दैट रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी अवेलेबल फॉर आर यूज एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, वो हमने कंजर्वेशन के तरीकों में बता दिया और हमने 2 एग्जाम्पल दे दिए। टू द पॉइंट आंसर लिखा है हमने, बिल्कुल है ना, पहले इंट्रो दिया, उसके बाद में जो है वो मेन बॉडी दी ये। ठीक है, मेन बॉडी में जो है वो जो कंजर्वेशन के तरीके हैं ना ये भी आ जाता है और इसके बाद एग्जाम्पल दे दिया और फिर हमने कंक्लूजन दे दिया और इसी के साथ हमारा ये आंसर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हमें अपने घर और अपने आस पड़ोस में कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस देखनी है जो नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करने का एग्जाम्पल जो सेट करे, ऐसी प्रैक्टिसेस हमें ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, वो हमें अपने घर अपने आसपास में देखनी है। तो सबसे पहले हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस को डिफाइन करना होगा। कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ये ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं, जिनको मतलब कुछ रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं जिनको लोग फॉलो करते आ रहे होते हैं बहुत लंबे समय से, विच ऑफन शो देयर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये लोगों की रिस्पेक्ट को, उनकी केयर को दिखाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज के लिए।
ये कल्चरल प्रैक्टिसेस कंजर्वेशन में हेल्प करती हैं और रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं? पहली प्रैक्टिस है वर्शिप ऑफ नेचर, जो प्रकृति है उसकी पूजा की जाती है। तो नेचुरल एलिमेंट्स में जैसे कि रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, सन है, इनकी वर्शिप की जाती है। फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर की वर्शिप की जाती है, तुलसी प्लांट की वर्शिप की जाती है। इंडियन हाउस होल्ड्स में जो घर हैं उनमें तुलसी की पूजा और गंगा को पवित्र माना जाता है ना। ऐसे ही कई सारे एनिमल्स भी होते हैं, गाय को पवित्र माना जाता है, इस सभी की पूजा वगैरह की जाती है। तो इससे क्या है, इनसे इनका प्रोटेक्शन एनकरेज होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पूजते हैं, जब हम गंगा रिवर को पूज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको भगवान का दर्जा दे दिया। तो अब कोई इसे पॉल्यूट करेगा तो उसे सज़ा वगैरह देंगे या उसे इसको हम पॉल्यूट नहीं करने देंगे, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, इससे अल्टीमेटली गंगा रिवर जो है वो प्रोटेक्ट हो रही है, राइट। अगली जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो है सैक्रेड ग्रूव्स की। कुछ पवित्र वन माने जाते हैं, जैसे मतलब कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जिनको लोकल कम्युनिटीज़ प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि उनके कुछ रिलीजियस बिलीव्स होते हैं उनसे जुड़े, है ना। वो फॉरेस्ट को जो है वो पवित्र मानते हैं लोग, उनको मानते हैं कि यहाँ पर एक भगवान जो है वो रहते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इनकी पूजा भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मेघालय में, राजस्थान में, यहाँ के जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं, यहाँ पर इन ग्रूव्स में ट्रीज को काटना जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब इन स्टेट में इन सैक्रेड ग्रूव्स के एक भी पेड़ को काट नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें एक है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो इनमें फार्मर्स जो है वो इको फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जिससे जो रिसोर्स हैं वो कंजर्व हो पाते हैं। इको फ्रेंडली टेक्निक जैसे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो सॉइल वगैरह है, उसको नुकसान ना पहुँचे, कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं। इसमें एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ और क्रॉप रोटेशन इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमने देखा था ना चैप्टर में कि फार्मर्स जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है ना। तो ट्रेडिशनली ये तरीका था कि ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद का यूज़ किया जाता था, क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया जाता था, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं किए जाते थे। तो इससे सॉइल की हेल्थ बनी रहती थी। क्रॉप रोटेशन का मतलब तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो ज़रा रिकॉल करा दूं मैं। अलग अलग सीजन्स जो होते हैं ना, उसमें अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना, है ना। मान लो एक सीज़न में वीट ग्रो कर लिया, फिर दूसरा सीज़न जो आया उसमें पल्सेस ग्रो कर ली, एक सीज़न में जो है वो मस्टर्ड ग्रो कर ली। इससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर हम एक ही क्रॉप को, जैसे मान लो हम दाल को ही उगाए जा रहे हैं मिट्टी में, तो मिट्टी से जो है ना वो एक ही न्यूट्रिएंट खिंचता रहता है। पल्सेस को कोई एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए रहता होगा तो मिट्टी से ये वही खींचेंगी, तो इससे सॉइल जो है वो उस एक न्यूट्रिएंट में कम हो जाएगी। लेकिन हमने एक बार पल्स कर ली, फिर कभी मस्टर्ड कर ली, कभी वीट कर लिया, तो इससे क्या होगा, जो इस क्रॉप को ज़रूरत होगी वो ये वाली क्रॉप फुलफिल कर देगी, जो इस क्रॉप को ज़रूरत होगी वो ये वाली क्रॉप फुलफिल कर देगी। सॉइल में उस चीज़ को ये मिलाने का काम करते हैं, तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन फ़ायदेमंद रहता है। तो एक ये भी कल्चरल प्रैक्टिस में ही आती है, क्योंकि कल्चर का मतलब ये नहीं है कि कोई रिलीजन वगैरह है। कल्चर का मतलब है जो हमारा बिहेवियर है ना, जो हम सालों से करते चले आ रहे हैं, वो चीज़ कल्चर होती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो लोगों के बीच में शेयर होते हैं, मैनेज होते हैं, होल कम्युनिटी जो है इसको मैनेज करने का काम करती है ताकि ओवर यूज़ ना हो सके। जैसे कुछ विलेज पॉन्ड्स होते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं जहाँ पर गाय भैंसों को चराया जाता है। इन पॉन्ड्स से जो है वो सभी लोग पानी पी सकते हैं और यहाँ से इरिगेशन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, इनको कलेक्टिवली जो विलेजर्स हैं, सारे गांव के लोग मिलकर इनको मैनेज करते हैं ताकि कोई भी इंसान जो है इनका ओवर यूज़ ना कर सके, है ना। अब वो ओवर यूज़ देख रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, ये पॉन्ड की जो है वो प्रोटेक्शन की जा रही है, लैंड की प्रोटेक्शन की जा रही है, तो इससे फ़ायदा मिल रहा है इन्वायरमेंट को, है ना। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है सीजनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उसको हम सीजन्स के अकॉर्डिंग यूज़ करें, अलाउइंग टाइम फॉर रीजनरेशन, है ना। जो रिसोर्सेज हैं वो रीजनरेट हो सकें, इसके लिए हम उन्हें टाइम दे रहे हैं। तो एग्जांपल जैसे हमने याद करो चैप्टर में फिशिंग का एग्जांपल लिया था,
तो फिशिंग पर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं ब्रीडिंग सीजन में। जब मछलियाँ अंडे वगैरह देती हैं तो उस टाइम पर कोई भी मछली नहीं पकड़ेगा, ये चीज़ इंश्योर की जाती है ताकि फ़िश की पॉपुलेशन बनी रहे। क्योंकि जब मछलियाँ अंडे दे रही हैं और उसी टाइम पर मछली पकड़ोगे तो ये अंडे भी तो ख़राब होंगे ना, तो नई मछली कहाँ से पैदा होगी फिर। तो इन्हीं फ़िश की पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए फ़िशिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था ब्रीडिंग सीजन में। ठीक है, तो ये हो गई कल्चरल प्रैक्टिसेस। लास्ट में कंक्लूजन कि दीज कल्चरल प्रैक्टिसेस शो दैट पीपल हैव ट्रेडिशनली यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज इन अ केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनर। बात खत्म, लोगों ने जो है वो ध्यान से रिसोर्सेज का यूज़ किया है। तो ये कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई। अगेन दोबारा से हम इसे देखेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई कल्चरल प्रैक्टिसेस इन योर होम एंड नेबरहुड दैट पॉइंट टू माइंडफुलनेस इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें सबसे पहले हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन दी, उसके बाद हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, वर्शिप ऑफ नेचर और सैक्रेड ग्रुप्स, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, कम्युनिटी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सीजनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये मेन बॉडी हो गई। और जो इंट्रो था उसमें हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन दी थी, वो इंट्रो था। ठीक है, जो कंक्लूजन है वो ये हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर सम कंसिडरेशंस टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर आवर करंट यूज़। अब हमें ऐसी कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी हैं जब हम गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। मान लो बर्तन बनाए जा रहे हैं, है ना, शूज़ बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे गुड्स बनाए जाते हैं। तो उनके प्रोडक्शन में हमें क्या चीज़ें दिमाग में रखकर चल रही हैं हमारे करंट यूज़ के लिए, हमारे प्रेजेंट यूज़ के लिए, तो वो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आंसर में क्या है कि वाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना है और एफिशिएंटली यूज़ करना है, सो दैट दे आर नॉट ओवर यूज्ड, ताकि हम रिसोर्सेज को क्या ना कर लें, ओवर यूज़ ना कर लें, है ना, और जो इन्वायरमेंट है हम उसको हार्म ना कर दें। ये बातें हमें ध्यान में रखकर चलनी होंगी। नेक्स्ट की कंसिडरेशंस में क्या क्या आ जाता है, पहली बात आ जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि प्रोडक्शन जो है वो तभी तो हो पाएगा ना जब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर वाटर जो है वो ही नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री अगर लगा दें तो क्या हाल होगा वहाँ पर, है ना। तो जो ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ पर पानी नहीं होता, वहाँ पर हम वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। दूसरी बात हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि सूटेबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्लीनर और सेफर रिसोर्सेज को हम प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोल। कोयले की जगह कोयला जो है वो काफ़ी जो है वो पॉल्यूशन फैलाता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में सोलर एनर्जी कम पॉल्यूशन फैलाती है। वैसे तो सोलर एनर्जी क्लीन है, लेकिन जो सोलर पैनल्स बनते हैं बस उन्हीं की दिक्कत रहती है, राइट। तो हमें सूटेबल रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा। अगली बात है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, हमें ऐसी मशीन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा जो वेस्ट को कम करें और रिसोर्सेज को सेव करें। जैसे कि मॉडर्न इरिगेशन, कुछ टेक्निक्स ऐसी हो सकती हैं जिनसे फार्मिंग में हम वाटर को बचा सकते हैं। तो मॉडर्न इरिगेशन में जैसे कि ड्रिप इरिगेशन आ जाता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है ना कि बूंद बूंद करके जो है वो प्लांट को पानी दिया जाता है। तो इरिगेशन के अलावा हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो जो हमने चैप्टर में पढ़ा उसका भी ले सकते हैं। जैसे कि मल्चिंग हम कर सकते हैं, जो सॉइल है हम उसको किसी वेस्ट से, ऑर्गेनिक वेस्ट से या प्लास्टिक वगैरह से कवर करके रख सकते हैं। हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो इंटर क्रॉपिंग होती है या जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है वो हम कर सकते हैं, उससे सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी, है ना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि प्रोडक्शन को जो है वो पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीट कर लिया जाए बिफोर रिलीजिंग इट। जैसे हमने ध्यान करो, एक हमने फोटो देखा था जिसमें इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली जो गंदा पानी था उसको डायरेक्टली रिवर्स में डाला जा रहा था, है ना। और ऐसा होता भी है, कई सारी रिवर्स में, कई सारे पॉन्ड्स में डायरेक्टली गंदे पानी को डाल दिया जाता है, जिससे यहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। तो इस वेस्ट को जो है वो पहले ही ट्रीट कर लो ना, इसमें से जो भी गंदगी है उसको निकाल लो पहले ही, देन साफ पानी को तुम लोग रिलीज कर सकते हो या उसको दोबारा से इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो क्या है कि प्रोडक्शन को पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात क्या है,
नेक्स्ट है फ्यूचर नीड्स। तो रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन अ वे दैट दे रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, कि हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा कर रखना है जो भी रिसोर्स है उसको, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? कटिंग ओनली सम ट्रीज एंड प्लांटिंग न्यू वंस इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग एंटायर फॉरेस्ट एट वंस। पूरे के पूरे फॉरेस्ट को एक बार में नहीं काटना है, उसमें से कुछ तुम ट्री काट सकते हो और नई ट्रीज तुरंत के तुरंत लगा सकते हो, ताकि फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी पेड़ अवेलेबल रहें। ये नहीं है कि तुम ही सारे पेड़ यूज़ कर लो। अब इसमें हमें लास्ट में कंक्लूजन देना होगा, छोटा सा 2 लाइन का। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम दोबारा से इस आंसर को रिव्यू कर लेते हैं। पूछा क्या गया? कुछ कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर आवर करंट यूज़। तो इसी से रिलेटेड हम कंक्लूजन दे देंगे। सबसे पहले हमने इंट्रो दिया कि प्रोडक्शन गुड्स को प्रोड्यूस करते टाइम पर हमें जो है वो रिसोर्सेज को वाइजली और एफिशिएंटली यूज़ करना है, ताकि इन्वायरमेंट हार्म ना हो, उनका ओवर यूज़ ना हो। ये इंट्रो हो गया। की कंसिडरेशंस में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, सूटेबल रिसोर्सेज, ये जो है वो मेन बॉडी है, ठीक है, यहाँ से मेन बॉडी शुरू हुई है। देन इसके आगे जो पॉइंट है वो है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और फ्यूचर नीड्स। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार ये जो सारी पॉइंट्स जो हमने दिए, फ्यूचर नीड्स वगैरह के जो पॉइंट्स हैं, जो कंसिडरेशंस हैं, इनको हम ध्यान में रख सकते हैं जब हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। इससे हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा कर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हो जाएगा। तो इसी के साथ में जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो होते हैं फिनिश, एंड अब ये चैप्टर भी जो है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी पॉइंट में अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।